हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 28 सितंबर 2023। आज से प्रीलिम को 219 डेज बाकी है, अगर आपको 2024 का प्रीलिम देना होगा तो। ठीक है, देखते हैं आज के पेपर में क्या है। पहले उससे पहले भगत सिंह जी की कल बर्थ एनिवर्सरी थी, 27 सितंबर को। और उनका बर्थ ईयर है 1907। ठीक है, और उनका डेथ कब हुआ था, मतलब उनको फांसी कब हुई थी, 23 मार्च 1931 को। ही वॉज एट ओनली ही वॉज ओनली 23 ईयर्स। ठीक है, व्हेन ही वॉज हैंग्ड। देखते हैं फर्स्ट न्यूज। हिट जॉब्स ऑन फॉरेन सॉइल इज नॉट इंडियाज पॉलिसी, जयशंकर जी ने बोला। ठीक है, ये किसी रिगार्डिंग बोला है? कनाडा में अभी जुलाई मंथ में गन डाउन किया था एक खालिस्तानी प्रोटेस्टर को। ठीक है, निज्जर को, उसका नाम निज्जर था, तो उसको मार दिया गया था। तो कनाडा के प्रेसिडेंट ने बोला है कि पीएम ने बोला है कि इसमें ना रॉ का हाथ था। लेकिन जयशंकर जी ने बोला है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो गए तो वो मुझे दीजिए, मैं उस पर देखूंगा। लेकिन आपने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए और कुछ भी नहीं दिए, तो आप ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते। और हमारी इंडिया ऐसा किसी के दूसरे के कंट्री के अंदर जाके उनको नहीं मारती। और उन्होंने ये भी बोला है, वी हैव एक्चुअली बीन badgering the Canadians, he said, and we give them a lot information about the organized crimes लीडरशिप विच ऑपरेट्स आउट ऑफ कनाडा। तो उन्होंने बोला कि हमने भी कनाडा को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो कनाडा के बाहर चल रही है, कनाडा के काम की। तो ये इन्होंने बोला है, देखते क्या क्या बोला है उन्होंने। निज्जर की डेथ हुई थी, ये मैंने आपको बताया। नहीं, उन्होंने बोला है कि इसमें रॉ का हाथ था। ठीक है, और जयशंकर जी ने बोला है ऐसा कुछ भी नहीं था। और उन्होंने क्या बोला है वो उनके वर्ड्स देखते हैं। Jaishankar said, Canada has been significant amount of organized crime related to the secessionist forces. Secessionist का मतलब होता है मतलब जो अपने को देश को तोड़ने वाली फोर्सेस। ठीक है, उन्होंने बोला कि कनाडा हैज बीन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिलेटेड टू सेक्शनिस्ट फोर्सेस दैट इज सपोर्ट्स ऑफ सपोर्टर्स ऑफ द इंडिया रिलेटेड सेसेशनिस्ट मूवमेंट सच एज खालिस्तानी मूवमेंट। खालिस्तानी मूवमेंट क्या है मैं बताता हूँ आपको। खालिस्तानी मूवमेंट का बेसिक मांग ये है कि जो रंजीत सिंह, जो पंजाब के किंग थे, सिखों के किंग थे, तो उन्होंने जितना उनकी टेरिटरी थी, उनकी टेरिटरी तो सिंध से थी, सिंध सिंध रिवर से भी उनकी टेरिटरी लगती थी आफ्टर द एग्रीमेंट विद ब्रिटिशर्स। लेकिन वो बोलते कि वो पूरी टेरिटरी हम हमारे होनी चाहिए, वापस से उसको सिख लैंड होना चाहिए। ठीक है, तो वो इंडिया के पंजाब को कार्व आउट करना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर के पंजाब को भी सिंध तक जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो खालिस्तानी है कनाडा में बैठे वाले, वो खाली बोलते हैं कि इंडिया के अंदर का पंजाब चाहिए उनको, पाकिस्तान के अंदर का नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही था इस आर्टिकल में। और इसका कंटिन्यूएशन 10 नंबर पे देखते क्या बोला है उसके अंदर। हाँ, और उन्होंने यही बोला है कि जो फाइव आईज नाम का एक अलायंस, इंटेलिजेंस अलायंस है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, कल भी मैंने इसको आपको डिस्कस किया था। फाइव आई नाम का एक इंटेलिजेंस अलायंस है, जिसने इंफॉर्मेशन दी गई थी कि निजर की डेथ होगी बोल के कनाडा को। उससे रिगार्डिंग उन्होंने उनको डॉक्यूमेंट दिए थे, एक रिपोर्ट दी उन्होंने। ठीक है, उसी रिपोर्ट पे कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो ने ये बोला है। तो ये फाइव आईज इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? 5 कंट्री आती है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, 5 कंट्री इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। बस यही था इस आर्टिकल में, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पेज पे यही है। उसके बाद एक एडिटोरियल में, 2 एडिटोरियल से आज इम्पोर्टेंट। पहले ये देखेंगे, ये साइंस एंड टेक का है। बेनो एस्ट्रॉयड के ऊपर जो सैंपल्स बैक लाए गए हैं नासा के ओरिस, इधर देखिए, नासाज ओसिरिस रेस। ठीक है, रेक्स, ये जो स्पेसक्राफ्ट था उसने कैप्सूल वापस इंडिया, मतलब वापस अर्थ में डाला है। तो ये ना देखिए, बेनो नाम का एक एस्ट्रॉयड था, वो सन के अराउंड मूव करता था। तो उसको डिटेक्ट कर गया था नासा ने, और उसके ऊपर अपना और इस रेस एक्स स्पेसक्राफ्ट उन्होंने भेजा, और उसके ऊपर वो लैंड हुआ। फिर वहाँ से उन्होंने सैंपल निकाले, और वो वापस जो सैंपल का कैप्सूल था उसको वापस अर्थ में डाल एंटर कर दिया उन्होंने। तो अभी वो सैंपल्स मिला है, 250 ग्राम्स का सैंपल है वो, रॉक एंड डस्ट का। ठीक है, एंड
ये जो लोकेशन लिया गया है वो बेनू बेनू एस्टेरॉयड से लिया है, तो बेनू का ऑफिशियल नाम क्या है? 101955 बेनू, ठीक है। और ये बोला गया है कि जो बेनू है वो सन को 436 डेज के अंदर एक रोट मतलब ऑर्बिटिंग करता है। एक ऑर्बिट उसका 436 डेज में होता है, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला है कि ये रिलेटिवली क्लोज टू द अर्थ वंस एवरी 6 मंथ्स, 6 महीने में एक बार अर्थ के पास आता है, ठीक है। और उन्होंने उसी को ये भी बोला है कि ये अर्थ को कोलाइड भी करेगा, ठीक है। कब करेगा? 2000 2178 एंड 2290, ठीक है। मतलब अगले 100 सालों में अंदर, 200 सालों में ये हिट कर सकता है, ठीक है, अर्थ को। ये भी बोला है उन्होंने। और इसमें इन्होंने ये बोला है कि अगर इसके सैंपल्स लाए जाएंगे तो इस ये कब बनाए? जब प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है तभी ये ना रेसिड्यू रह गए, ठीक है। ये जो एस्टेरॉयड बना है ये रेसिड्यू के फॉर्म में बना गया है। तो जब अपन इसके सैंपल्स निकालेंगे और इसको एनालाइज करेंगे तो वी कैन एनालाइज दैट कि फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम कैसे हुआ, प्लैनेट्स फॉर्मेशन के अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से थे, ये अपने को समझ में आएगा। अभी जो इसका प्रेजेंट फॉर्म है वो 10 बिलियन ईयर्स के बाद बना था सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के। मतलब आज से अगर इसका पकड़ोगे आप तो 4.5 मिलियन ईयर्स एगो ये बना था, ठीक है। जैसे सोलर सिस्टम बना, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी हुई अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्चेस, तो उसके बाद 10 बिलियन ईयर्स के बाद ये बना था, ठीक है। ये इतना याद रखिए। और अपने को सिस्टम्स के इंग्रेडिएंट्स कौन से बने वो समझ में आएगा, और सिग्नेचर ऑफ द प्रोसेस क्या थी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे हुआ वो भी समझ में आ जाएगा अपने को। और इन्होंने नासा का जो ये भेजा गया है ये 2000 नासा लॉन्च ओसिरिक्स रेक्स का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर, ठीक है। 2016 में इसको लॉन्च किया था नासा ने, ये याद रखिए। और अक्टूबर 20 2020 में उन्होंने ये लैंड मतलब इसने उसके ऊपर लैंड करके उसका सैंपल निकाल के फ्लाई बैक कर दिया वापस, ठीक है। इतना डाटा इंपॉर्टेंट याद, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना मत याद रखिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। ओसिरिक्स एपेरेक्स, ठीक है। ओसिरिस एपेक्स अवतार ये नया एक मिशन है जो अभी जाएगा 2029 में। कहाँ पे जाएगा? एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है 99999942 एफोफिस, ठीक है। 999942 एफोफिस पे जाएगा। ये एस्ट्रॉयड सिलिकॉन रिच एस्ट्रॉयड है, ठीक है। ये याद रखिए, ये नासा का ही है, ठीक है। उसके बाद जापान के 2 मिशंस गए हैं जिन्होंने सैंपल लाए हैं एस्ट्रॉयड से, ठीक है। तो फर्स्ट का नाम है हायाबुसा मिशंस, तो ये 2 मिशंस हायाबुसा मिशंस के अंदर आते हैं। और उन्होंने कौन कौन से एस्ट्रॉयड से लाया है? 25143 इतोकावा, ये एस्ट्रॉयड का नाम है। और 162173 रयोगु, ये एक एस्ट्रॉयड का नाम है, ठीक है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जापान ने कि हायाबुसा मिशन के अंदर कौन से एस्ट्रॉयड से सैंपल्स वापस लाए थे अर्थ के ऊपर, ठीक है। और ये जो ओसिरिस रेस ये जो है ना नासा का थर्ड एलिमेंट है, इसके अंदर नासा का न्यू फ्रंट प्रोग्राम, नासा का एक न्यू फ्रंट प्रोग्राम है जिसके अंदर ये ना ओसिरिस ये थर्ड एलिमेंट है। तो इसके 2 एलिमेंट कौन से? फर्स्ट एलिमेंट है न्यू हॉरिजॉन, तो न्यू हॉरिजॉन किस लिए बनाया गया था? टू एक्सप्लोर द क्यूपिर बेल्ट, ठीक है। क्यूपिर बेल्ट के अंदर जो एस्ट्रॉइड्स है उनको जो स्टोन से डस्ट पार्टिकल्स है उनको स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया था। और जुंटो जुंटो का टू स्टडी द एक्स प्लैनेट्स exerting the largest gravitational influence in the solar system, इसके लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। जुंटो और न्यू हॉरिजॉन इंपॉर्टेंट है। द स्टडी जो बेनू की स्टडी है उसमें किसी साइंटिफिक एंगल नहीं है, इसमें कमर्शियल एंगल भी है। अगर उसके ऊपर कुछ मिनरल्स होंगे ये होंगे तो उसकी वो माइनिंग करके वापस फिर अर्थ पे लाएंगे, ये भी उनका प्लान है। तो स्पेस माइनिंग का एक उनका इंटेंशन है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि उसके अंदर कुछ एडवांस लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट्स मिलेंगे, तो वो भी देखेंगे वो। तो थोड़ा साइंटिफिक है, थोड़ा कमर्शियल भी, ये दोनों भी है। यही था इस आर्टिकल में, बाकी कुछ नहीं। बाकी G20 की मीटिंग हुई, उसके अंदर ये नया एडिटोरियल है, इसमें
मजदूर मतलब लेबर के ऊपर कोई बातचीत नहीं, ये एडिटर का कहना है। तो इन्होंने बोला है कि G20 की मीटिंग हुई, सक्सेसफुल हुई 9 सितंबर में, और दिल्ली डिक्लेरेशन भी बाहर आया, लेकिन इसके अंदर लेबर फोर्स पे कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने बोला है कि G20 के जितनी भी कंट्रीज है उनके अंदर तो लेबर की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तभी भी उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की। इंडिया मिस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स राइट, एडवांस वेलफेयर वर्कर ड्यूरिंग द G20 समिट डिस्पाइट द G20 लेबर। ये G20 देखो, G20 का L20, G20 का लेबर 20, एक कोलिशन ऑफ G20 लीडर्स कंसर्न अबाउट द वर्कर्स। ठीक है, इसके 2 मीटिंग हुई इंडिया के अंदर, लेकिन इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई और कोई डिक्लेरेशन, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, ये राइटर बोल रहे। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इंडिया के जो लेबर्स यूएई में जाते हैं, तो यूएई हो या गल्फ कंट्रीज हो गया, उसमें खल्फा सिस्टम के अंदर वो रहते हैं। तो खल्फा सिस्टम क्या है? खफाला, खफाला के एफ है, यहाँ पे देखिए खफाला सिस्टम। तो ये क्या होता है, इसके अंदर ना आप जिसके अंदर काम कर रहे हो, तो वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे, वो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, और जब तक उनका काम पूरा नहीं होगा वो आपको वापस नहीं होगी। तो इनडायरेक्टली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी, ये बोला जा रहा है, और फोर्स लेबर भी होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे फिर जाते क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है और वहाँ पे अच्छा खासा इनकम भी मिलता है, इसलिए जाते हैं। देखिए सऊदी अरेबिया जो एक कंट्री जिसके अंदर इंडिया के लेबर्स कितने, 2.5 मिलियंस, मतलब 25 लाख तो इंडियंस ही वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, और सऊदी अरेबिया तो G20 का परमानेंट मेंबर भी है। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के अंदर 8 लाख इंडियंस काम करते हैं। ठीक है, और नहीं सॉरी, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के अंदर 35 लाख इंडियंस काम करते हैं, और ओमान के अंदर 8 लाख करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे याद रखिए। उसके बाद दुनिया में सबसे बड़ा इंडिया ये ऐसा कंट्री है जो कि अपने वर्कर्स बाहर काम करने को भेजता है। टोटल 30 मिलियंस वर्कर्स जो इंडिया से बाहर जाते हैं, उसमें से 8 बिलियन तो, और नहीं 9 मिलियन तो यू मतलब गल्फ कंट्री में, अरब गल्फ में जाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बोला। तो ये याद रखिए, इंडिया सबसे ज़्यादा माइग्रेंट सेंडिंग कंट्री है। ठीक है वर्ल्ड की, और 13 मिलियन वर्कर्स अब्रॉड में अभी इंडिया के काम कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि इंडिया की ऐसा नहीं कि बस बाहर जाने वाले लेबर पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, इंडिया के अंदर भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ब्रिक्स प्लेन्स में, शिपिंग फार्म में, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोन कटिंग, प्लांटेशंस में भी फोर्स लेबर का मॉडर्न डे स्लेवरी होती है। ठीक है, वॉक फ्री फाउंडेशन ने बोला है, ये एक एनजीओ होगी, उन्होंने बोला है कि 27 मिलियन पीपल ट्रैप्ड इन मॉडर्न डे स्लेवरी इन G20 कंट्रीज। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लीजिए, नहीं तो इसको पॉइंट आउट कर दीजिए। ठीक है, और उसमें से 11 मिलियन तो इंडिया के अंदर ही आते हैं। ठीक है, G20 में 27 मिलियन है, तो 11 मिलियन इंडिया के अंदर ही है। और द मॉडर्न स्लेवरी टर्म को डिफाइन कैसे किया गया, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी डिफिनेशन दी गई है। ऑल, यहाँ पे देखिए, ऑल वर्क और सर्विसेज विच इज exacted from any person under the threat of penalty for which a person has not offered himself or herself voluntarily। मतलब दिल के खिलाफ जाके उसको थ्रेट के अंदर लाके उससे काम किया जाता है। इन्फॉर्मेशन आप मेंस के डायरेक्ट आंसर अगर आता है तो इसके अंदर लिख सकते हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, इंडिया साइंड, इंडिया ने एक आईएलओ का एक कन्वेंशन साइन किया है, आईएलओ फोर्स लेबर कन्वेंशन। ठीक है, C20, इसको रेटिफाई भी किया गया है इंडिया ने, और इसको साइन भी किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फोर्स लेबर कन्वेंशन। ठीक है, यही ये बोला जाता है। और उसने ये बोला है कि आंध्र, उन्होंने एग्जांपल दिए कि श्रिम्प फार्म जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे भी लेस पेमेंट की जाती है ओवर टाइम के लिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि वर्कर के कुछ कुछ इंडिया के अंदर भी कंपनी जो आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह रख लेती है और उनको पेमेंट नहीं देती है अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये बात है। तो बिना काम का कौन पेमेंट देगा? नहीं, लेकिन वो ओवर टाइम का पेमेंट नहीं देते, वो राइटर बोल रहे हैं। ठीक है, एंड यूनियन गवर्नमेंट ने अभी कंसोलिडेशन किया है 4 लेबर लॉज को, 4 लेबर कोड्स के अंदर। ठीक है, इतने सारे लेबर लॉज थे, उनको 4 लेबर कोड्स के अंदर उन्होंने कंसोलिडेट किया है। और इंडिया के अंदर 530 मिलियन वर्कर्स हैं, और उसमें से 430 तो इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जिनकी कहीं नोन नहीं होती, जिनका कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, उनको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स, और उनको कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। ठीक है, तो वो एक्सपोर्टेशन के तो प्रॉन होगी ही होगी। और G20 कंट्री की ऐसा कोई बड़ी हालत नहीं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स हैं।
फिर से उन्होंने डाटा कोट किया है वॉक फ्री फाउंडेशन का, और उन्होंने बोला है कि G20 कंट्रीज के अंदर 2021 में इंपोर्टेड गुड्स वर्थ ऑफ 41 लाख करोड़, जो G20 कंट्रीज ने इंपोर्ट किए 41 लाख करोड़ के गुड्स वेयर मेड बाय द वर्कर्स एक्सपोर्टेड अंडर द मॉडर्न डे स्लेवरी, ये उन्होंने बोला है। तो G20 शुड, उन्होंने सजेशन दिए, अभी तो हो गया लेकिन अभी देखिए क्या फायदा। तो उन्होंने बोल रहा है कि उन्होंने इसे डिस्कस करना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट इन जॉब क्रिएशन, कंप्लायंस प्रोमिसेस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, राइट एट वर्क्स, ये सारे उन्होंने ये दिया है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जब G20 का समिट हुआ तो जो स्लम्स एरिया थे वहाँ पे अपन ने ग्रीन कर्टन्स लगाए थे ये वगैरह, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिए कि G20 के अंदर लेबर इसके ऊपर कुछ हुआ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़, प्री मैच्योर कैंसर डेथ्स वेयर प्रिवेंटेबल इन 2020, 70% प्री मैच्योर डेथ्स अगर कैंसर से होती थी ग्लोबली तो 30% वे ट्रीटेबल थी, ठीक है। ये प्रिवेंटेबल है, ये इन्होंने बोला है कि 70% प्रिवेंट हो सकती है। बाकी तो हाँ, यहाँ पे जयशंकर जी ने 70th जो सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि यूएसए और इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उन्होंने बोला है कि इट इज़ यूजफुल फॉर यूएसए टू हैव पार्टनर्स हु फ्रैंकली थिंक वेल ऑफ यूएसए एंड स्पीक वेल ऑफ यूएसए, ठीक है, बिहाइंड योर बैक एंड बिहाइंड ऑफन बिहाइंड योर बैक, तो आपकी पीठ के पीछे भी जो आपकी अच्छी बातें करे वो। और उन्होंने ये बोला है कि इंडिया और यूएसए के अंदर जयशंकर जी ने बोला है कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड पॉलिसी, ये 3 सेक्टर प्रायोरिटी पे रखेंगे रिलेशनशिप में, ठीक है, इतना ही, इतना याद रखें। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि जयशंकर सजेस्ट दैट द इंडिया वॉज अ यूजफुल लिंक बिटवीन द यूएसए एंड ग्लोबल साउथ विच हैज़ बीन वेरी डिस्ट्रस्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। देखो ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ दो कंसेप्ट है। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब ये होता है रिच कंट्री, डेवलप्ड कंट्री जिनके अंदर इकोनॉमी बहुत वेल डेवलप्ड है, और ग्लोबल साउथ का मतलब ये होता है जिसके अंदर इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं है, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जो डेप लेते हैं, जिनके ऊपर कर्जा है, उनको बोलते हैं, ठीक है, ये उन्होंने बोला है यहाँ पे। और हाई लेवल ऑफ मिलिट्री टेंशन विद द चाइना ओवर द पास्ट 3 years, मिनिस्टर ने बोला। तो इन्होंने ये भी बोला है कि डोकलाम मतलब अभी चाइना में एलएसी के ऊपर टेंशन है, अभी कुछ पॉइंट में डिसएंगेजमेंट हुआ है, कुछ पॉइंट में तो भी हमने रिलेशन अच्छे रखे, चाइना के साथ ट्रेड हो रहा है हमारा, ये वगैरह उन्होंने बोला है कि कुछ भी नहीं इस आर्टिकल में, ठीक है। उसके बाद हाँ, इंडिया एजिंग, ये एक यूएनएफपीए की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है, इनकी रिपोर्ट आई है कि इंडिया के अंदर 2023 में एजिंग रिपोर्ट रिगार्डिंग है। इन्होंने बोला है कि 2050 में इंडिया के अंदर जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा फीमेल्स होंगी, ठीक है, ये उन्होंने बोला है। सॉरी, डिकेडल ग्रोथ ऑफ द अर्ली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 41%, तो उन्होंने बोला है कि एक डिकेड के अंदर इंडिया में 41% ग्रोथ एल्डरली पॉपुलेशन की होगी, ये इन्होंने बोला है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि टोटल पॉपुलेशन प्रोन टू टोटल पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू डबल ओवर द 20% बाय 250, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो डबल भी हो सकती है, मतलब डबल मतलब 20% बढ़ सकती है, ये उन्होंने बोला है। और ये डाटा किसने दिया? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इसने दिया है। और इन्होंने ये भी बोला है एल्डरली पॉपुलेशन हैज सरप्लस द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस एज्ड टू 15, एल्डरली पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी जो चिल्ड्रन का ग्रुप, मतलब चिल्ड्रन किसको पकड़ते हैं? अंडर 15 ईयर्स के बच्चों को, जिनकी एज उनके उनको, तो उनसे भी ज़्यादा हो जाएगी, ये इन्होंने इस रिपोर्ट में बोला है। और इन्होंने बोला है कि फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है मेल से भी, ये इन्होंने बोला है। और इंडिया स्टडी सेज दैट द चैलेंज फेसिंग इंडियाज एजिंग प्रॉब्लम आर द फेमिनिज्म, फेमिनाइजेशन, क्योंकि यही उन्होंने बोला पॉपुलेशन में ज़्यादा वुमेंस होंगी, और एंड रूरलाइजेशन ऑफ ओल्डर पीपल, रूरलाइजेशन होगा ओल्डर पीपल का, ठीक है। एंड पॉलिसी मस्ट बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली, डाटा शोज दैट द वुमेन्स ऑन एन एवरेज हैव हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 60 to 80 व्हेन कंपेयर्ड विद मेन, ठीक। और उन्होंने बोला है कि बस इसमें इतना ही बोला है, ज़्यादा मत याद रखिए, इतना ही दिया है। और उसके बाद इंडिया की नेवी ने अनवील किया है स्वावलंबन 2.1, स्वावलंबन 2.1 इंडिजीनियस इंडिजीनाइजेशन का रोड मैप है, इसका फर्स्ट भी आया था स्वावलंबन,
और उसके बाद अभी इसका सेकंड वर्जन सोलोमन 2.1 भी आया है। और इन्होंने इसमें बोला है कि 75 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज विद पार्टनरशिप विद एमएसएमई, जैसे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ हम मिलकर बनाएंगे, और ये अमृत काल के अंदर ही बनाएंगे 75 टेक्नोलॉजीज। और वो उन्होंने पास मतलब उसको अचीव भी कर लिया उन्होंने उनके फर्स्ट इसमें, और भी सेकंड एडिशन उन्होंने लॉन्च की गई है। तो ये किसके अंदर किया गया है, स्प्रिंट एक इनिशिएटिव जिसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें भी सपोर्ट किया, सपोर्टिंग पोल वैल्यूएटिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस। ठीक है, स्प्रिंट का ये लॉन्ग फॉर्म है, इसको याद रखिए आप। उसके बाद सेकंड ट्रेंच ऑफ आईएमएस बेल आउट टू द श्रीलंका में बी डिलेड। देखो श्रीलंका को बेल आउट पैकेज मिला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से, अभी सेकंड पैकेज नहीं डिले किया गया। ठीक है, सेकंड ट्रेंच $2.9 बिलियन का उनको दिया जाएगा, ये इन्होंने बोला है। ईरान है सक्सेसफुली लॉन्च मिलिट्रीज न्यू इमेज सैटेलाइट, उनके नाम क्या है, नूर 3 इमेज सैटेलाइट ईरान का, ये इसको याद रखिए, ईरान के सैटेलाइट का नाम है नूर 3। प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आज के पेपर में इतना ही था। इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इसको इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन करके ले सकते हो। थैंक यू।